So, how are you? Fine. आज वेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स में स्पेस को समझने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का इजाद हुआ है। वेक्टर्स का इजाद हुआ, किस तरह से हम स्पेस को समझे, स्पेस के एक्टिविटी को समझने के लिए स्पेस को समझना जरूरी है। तो स्पेस को समझने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है, तीन एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड। इसको एक्स, इसको वाई, ये जेड, ये एक्स और ये जेड, तीन एक्स। और ये दो तरह का होता है, एक राइट हैंडेड सिस्टम और एक लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम, हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम में एक्स को जो है वाई की तरफ रखते हैं, हथेली को, और जो अंगूठा का डायरेक्शन होता है वो जैसे कि यहाँ पे रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा एक्स को वाई की तरफ ले जाएंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो अंगूठा जो है एक्स को हमेशा वाई की तरफ फोकस करते हैं। ये एक्स हो गया, एक्स को वाई की तरफ फोकस करेंगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे एक्स को वाई की तरफ ले जाएंगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा। ये राइट हैंडेड सिस्टम। एक्स को जो है हमेशा वाई की तरफ ले जाते हैं, और जो अंगूठा का डायरेक्शन होता है वही राइट हैंडेड सिस्टम में जेड का डायरेक्शन होता है। जैसे कि ये एक्स ले लें और ये वाई ले लें, एक्स वाई, तो ऐसे करके ऐसे करेंगे। ये अंगूठा को वाई की तरफ फेस करते हैं, ये हथेली को वाई की तरफ ले जाते हैं, तो जेड जो है बाहर, ब्लैक बोर्ड के बाहर बन रहा है, तो जेड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और यदि हम एक्स इधर वाई ले लें, इधर एक्स ले लें, तो इसको जो है ऐसे ले जाना पड़ेगा, तो अंगूठा जो है इस तरफ फोकस होगा, हथेली को हमेशा वाई की तरफ ले जाते हैं, ऐसे हथेली ले जाएंगे तो वाई की तरफ जेड, ब्लैक बोर्ड में इस डायरेक्शन में जेड होगा। तो ये हथेली को ऐसे, हथेली है, इसको फिर वाई की तरफ मोड़ेंगे, तो ये जो डायरेक्शन अंगूठा दिखा रहा है वो ब्लैक बोर्ड के अंदर का है। तो ये जो है राइट हैंडेड सिस्टम में हमेशा एक्स को वाई की तरफ ले जाते हैं, और जो अंगूठा डायरेक्शन डायरेक्ट करता है जिस डायरेक्शन में, वो वाई का डायरेक्शन होता है। और जैसे कि इधर हम एक्स ले लें, एक्स को हम बाहर ब्लैक बोर्ड से बाहर ले लें, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो जेड ये हो जाएगा। तो राइट हैंडेड रूल से जेड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। उसी तरह हम
लेफ्ट हैंडेड रूल में क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड रूल में हथेली को एक्स के डायरेक्शन में रखते हैं और उसको वाई के डायरेक्शन में ले जाते हैं। हथेली को एक्स के डायरेक्शन में रखेंगे और वाई के डायरेक्शन में ले जाएंगे। जैसे इसमें एक्स के डायरेक्शन में रख के वाई को डायरेक्शन में ले जाएं तो ये डायरेक्शन जो हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंडेड रूल में जेड का डायरेक्शन होगा। ये एक्स है और ये वाई है, ये हथेली है, इसको वाई की तरफ ले जाएंगे तो ये डायरेक्शन जो है ये लेफ्ट हैंडेड रूल से ये जेड का डायरेक्शन होगा। तो मोस्टली राइट हैंडेड रूल ही यूज किया जाता है। एक्स को वाई की तरफ ले जाते हैं और जेड ये अंगूठा जिस डायरेक्शन को बताता है वही जेड का डायरेक्शन होता है। एक्स को वाई की तरफ ले गए, अंगूठा इस डायरेक्शन में बता रहा है तो ये जेड का डायरेक्शन हो गया राइट हैंडेड रूल से। उसी तरह यदि इधर एक्स है और इधर वाई है तो इसको यदि इधर ले जाएंगे, वाई की तरफ ले जाएंगे तो ऐसे जेड का डायरेक्शन ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा तो ये राइट हैंडेड रूल से अंदर होगा। राइट हैंडेड सिस्टम में एक्स को वाई की तरफ घुमाते हैं। हथेली का डायरेक्शन जो है हमेशा फेस करते हैं वाई के डायरेक्शन में। ऐसे वाई के डायरेक्शन में फेस करते हुए ले जाते हैं तो जो अंगूठा जिस डायरेक्शन को दिखाता है वही जेड का डायरेक्शन होता है। तो इसमें जेड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये एक्स और ये वाई है। अब जैसे कि इसको हम वाई मान लें और इसको हम एक्स माने तो राइट हैंडेड रूल से एक्स के डायरेक्शन में रखेंगे, वाई एक्स को ये हथेली वाला पार्ट को वाई के तरफ ले जाएंगे तो जेड इधर बता रहा है तो ये हो जाएगा राइट हैंडेड रूल से जेड का डायरेक्शन। और लेफ्ट हैंडेड रूल से ये एक्स है, ये एक्स है और इसको वाई के तरफ ले जाएंगे तो ये जेड जो है ब्लैक बोर्ड के अंदर बताएगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड रूल से जेड का डायरेक्शन ये होगा, ये वाई है और ये एक्स है। इस तरह से हम डायरेक्शन देखते हैं। जेड का डायरेक्शन राइट हैंडेड रूल में जो अंगूठा बताएगा राइट हैंड से हथेली को ले जाएंगे, जो अंगूठा जिस डायरेक्शन को बताएगा वो जेड का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से दो तरह का सिस्टम होता है, राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। मोस्टली राइट हैंडेड सिस्टम यूज किया जाता है। अब कोऑर्डिनेट्स, इसमें कोऑर्डिनेट जो होता है ये y है और ये x है और ये z है। कोऑर्डिनेट्स जो होता है x y z होता है। कोई भी इसमें कोऑर्डिनेट्स जो होता है x y z होता है। x का मतलब x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहे हैं कोई उस तक पहुंचने के लिए। y का मतलब है y से कितना डिस्टेंस दूर है। z का मतलब है z से कितना डिस्टेंस दूर है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स इसमें x y z होता है। और रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट जो है x का रेंज -∞ से +∞ होता है और y का भी रेंज जो होता है -∞ से +∞ होता है और z का भी रेंज होता है -∞ टू ये ∞। यूनिट वेक्टर्स, इसमें यूनिट वेक्टर जो हर एक डायरेक्शन में
अपना यूनिट वेक्टर है। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन उसको आई कैप लिखते हैं या एक्स कैप भी लिखते हैं। यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये जे कैप लिखते हैं और इसको वाई कैप भी लिखते हैं। और यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन में कैप कैप लिखते हैं और इसको जेड कैप भी लिखते हैं। तो इस तरह से हो गया यूनिट वेक्टर, हो गया नेचर ऑफ यूनिट वेक्टर। और ये जो है कांस्टेंट होता है, आई जे और के। कहीं भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे तो आई जो है इस डायरेक्शन में होगा, जे जो है इस डायरेक्शन में होगा और के जो है इस डायरेक्शन में होगा और सबका मान यूनिट ही होगा, यूनिट होगा मान। तो हर एक जगह यहाँ भी जाएंगे स्पेस में, किसी भी यहाँ भी जाएंगे तो एक्स के डायरेक्शन में उतना मान रहेगा, जेड के डायरेक्शन में यूनिट मान रहेगा और ये वाई के डायरेक्शन में यूनिट मान रहेगा। तो ये सारा यूनिट वेक्टर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होता है। नेचर जो होता है, नेचर ऑफ यूनिट वेक्टर ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने का मतलब है इसको जब इसका कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई dx, इसको यदि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी लाइन के अलोंग, तो इसमें आई बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। या इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आई डेल बाय डेल एक्स, तो ये आई बाहर रहेगा और ये डेल एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय डेल एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसमें इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट रहता है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर थीटा रहेगा तो उसको हम बाहर नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर डी थीटा यदि इंटीग्रेशन में है तो ये आर कैप को जो है पहले एक्स और वाई में बदलना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। यदि मतलब इसमें कांस्टेंट नहीं रहता, यूनिट वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कांस्टेंट नहीं रहता। यदि उसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन में, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। तो स्फेरिकल में यूनिट वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले उसको इंटरचेंज कन्वर्ट करना पड़ता है उसको कार्टेशियन के फॉर्म में, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें कार्टेशियन में यूनिट वेक्टर कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट तो हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में उसको अलग पहले निकाल लिया जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से वो यूनिट वेक्टर को बाहर नहीं कर सकते हैं। उसका भी वैल्यू होगा कुछ एक्स और वाई के टर्म में, कार्टेशियन के टर्म में, उसका इसके साथ कैलकुलेशन अलजेब्रा कर लेंगे, उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये चूंकि कांस्टेंट वेक्टर होता है आई जे कैप, तो ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है।
पोजीशन वेक्टर कोई ओरिजिन यहाँ पे जहाँ पे तीनों एक्सिस कट करता है वही उसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0 और कोई भी पोजीशन स्पेस में कहीं पे कोई किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो जो वेक्टर उसके पोजीशन को बताता है उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ये बता रहा है उसके पोजीशन को आर वेक्टर। तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पोजीशन वेक्टर तो आर बराबर हो जाएगा x माइनस 0i प्लस वाई माइनस 0j प्लस z माइनस 0k। तो इसका मान हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। पोजीशन वेक्टर का मान xi प्लस yj प्लस zk होता है। अब इन्फिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट किसी पाथ में मतलब कोई कर्व है, यहाँ से हम इस पाथ में थोड़ा सा हम मूवमेंट कर रहे हैं तो कितना हम x में जा रहे हैं, कितना y में जा रहे हैं, कितना z में जा रहे हैं, वही इस पाथ में बढ़ने का मतलब है कितना हम x में जा रहे हैं, कितना हम इधर जा रहे हैं x में, कितना y में जा रहे हैं और कितना z में जा रहे हैं। ये तीनों मिला के इस पाथ में जो बढ़ रहे हैं उसका मान निकल जाएगा। तो किसी भी लाइन के अलोंग या किसी भी कर्व पाथ हो या कोई भी पाथ हो, किसी पाथ के अलोंग बढ़ने का मतलब है कि x में कितना जा रहे हैं, y में कितना जा रहे हैं, z में कितना जा रहे हैं। तीनों को हम जैसे कि हम 3i प्लस 4j प्लस 5k ये पोजीशन है तो हम यहाँ पहुँचने के लिए 3x में जाना पड़ेगा, 4y में जाना पड़ेगा और 5z में जाएंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो किसी भी पाथ में आगे बढ़ने के लिए कितना x में जा रहे हैं, कितना y में जा रहे हैं, कितना z में जा रहे हैं, वो तीनों को जोड़ देंगे तो उसके पोजीशन में पहुँच जाएंगे। तो यदि थोड़ा सा हम बढ़े हैं, किसी भी पाथ में थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ये पाथ है इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं तो इसका मान होगा x में थोड़ा सा कितना बढ़े हैं, y में कितना थोड़ा सा बढ़े हैं और z में कितना थोड़ा सा बढ़े हैं। तीनों को जोड़ देंगे तो वो उसमें उस पाथ के अलोंग थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका मान निकल जाएगा। तो इन्फिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट या पाथ एलिमेंट जो होगा थोड़ा सा कितना बढ़े हैं वो तीनों को ऐड कर देंगे तो इन्फिनिटेसिमल जो उस पाथ के अलोंग बढ़े हैं उसका मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हम dx अमाउंट x डायरेक्शन में बढ़े, dy अमाउंट j डायरेक्शन में बढ़े और dz अमाउंट k डायरेक्शन में बढ़े, z के डायरेक्शन में बढ़े थोड़ा dl अमाउंट हम यदि उस पाथ के अलोंग बढ़ रहे हैं, कोई भी पाथ है, कर्व हो चाहे लाइन हो, उस पाथ में dl अमाउंट बढ़ने का मतलब है कि थोड़ा सा हम dx x डायरेक्शन में कितना बढ़े हैं, y के डायरेक्शन में कितना थोड़ा सा बढ़े हैं और z के डायरेक्शन में कितना थोड़ा सा बढ़े हैं, वो तीनों को ऐड कर देंगे तो dl उस पाथ के अलोंग कितना सा बढ़े हैं उसका मान निकल जाएगा। तो dxi प्लस dyj प्लस dzk ये दिखाता है कि उस पाथ के अलोंग इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट जो हुआ है वो उसके वैल्यू को बताता है। किसी भी पाथ के अलोंग इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट जो हुआ है उसका मान हो जाएगा इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट इन x डायरेक्शन प्लस इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट इन y डायरेक्शन प्लस इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट इन z डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन में कितना बढ़ रहे हैं उसको ऐड कर देंगे तो इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट उस पाथ के अलोंग निकल जाएगा। तो इन्फिनिटेसिमल पाथ एलिमेंट या
लाइन एलिमेंट का मान होगा dxi प्लस dyj प्लस dzk। अब इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट, इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट, अब एरिया चूंकि वेक्टर होता है तो ये 3 प्लेन लेंगे। पहले xy प्लेन लेंगे तो उसमें xy प्लेन में छोटा सा एलिमेंट dx और dy लेना पड़ेगा। इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट उसका मान हो जाएगा, एरिया का मान dx dy, और डायरेक्शन जो होगा क्योंकि ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस में dx dy लिए हैं तो k नॉर्मल यूनिट नॉर्मल होता है तो एरिया वेक्टर का मान, तो ये पॉजिटिव के भी ले सकते हैं, निगेटिव के भी ले सकते हैं। यदि ओपन सरफेस हो, ये यदि कोई चीज ओपन सरफेस हो तो उसका एरिया वेक्टर का मान ये भी ले सकते हैं और ये ऐसे भी नीचे भी ले सकते हैं। तो dx dy, और इसको आगे के लिखते हैं, dx dy के हो जाएगा इसका इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट, या dy dz लेंगे तो ये I हो जाएगा। इन्फिनिटेसिमल dx dz प्लेन लेंगे तो ये j हो जाएगा इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान। तो इस प्लेन में जो है xy के प्लेन में चूंकि ओपन सरफेस है तो इसका यूनिट वेक्टर का मान k भी हो सकता है, माइनस k भी हो सकता है, यहाँ k लिखे हुए हैं। उसी तरह yz प्लेन में यूनिट नॉर्मल जो होगा yz के i होगा वेक्टर, उसको प्लस i भी लिख सकते हैं, माइनस i भी लिख सकते हैं। और j प्लेन dx dz प्लेन में, xz प्लेन में इसका यूनिट इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट लेंगे तो ये छोटा सा dx लेंगे, इस डायरेक्शन में dx और इस डायरेक्शन में dz, ये dx लेंगे और ये dz लेंगे तो इसका मान हो जाएगा dx dz। इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान होगा dx dz, और उसका डायरेक्शन जो होगा यूनिट नॉर्मल xz प्लेन के इधर भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में होगा y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में भी हो सकता है। ओपन एरिया है इसलिए पॉजिटिव y भी हो सकता है, नेगेटिव y भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख रहे हैं dx dz j कैप। तो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट ये होता है। अब 8वां है वॉल्यूम एलिमेंट, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। ये सब का जो है यूज होगा कैलकुलेशन में, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने में, क्या उसका लाइन, उस लाइन के थ्रू कितना वेक्टर है, उस सरफेस के थ्रू कितना वेक्टर है, उसके वॉल्यूम में कितना वेक्टर है, ये सारा कैलकुलेट करने में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करने में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारा का यूज होगा। तो उसमें इन्फिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट का भी यूज होगा, इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का भी यूज होगा, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट का भी यूज होगा। इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट बराबर होगा, ये लेंगे तो ये क्यूब लेते हैं, इन्फिनिटेसिमल क्यूब बनाते हैं। ये हो गया dy, ये हो गया dx और ये हो गया dz। तो इन्फिनिटेसिमल क्यूब एलिमेंट छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो उसका मान हो जाएगा dx dy इंटू dz। तो इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट का मान होगा dx dy इंटू dz। छोटा सा dx वॉल्यूम लिए हुए, dx एक लेंथ ब्रिज dy है और z जो हाइट है, तो इस वॉल्यूम का dx dy dz से जो इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट लिए हैं उसका मान हो जाएगा dx dy इंटू dz। इस तरह से ये सारा पैरामीटर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसको जो है
इसी के थ्रू सारा कैलकुलेशन करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका सारा कैलकुलेशन यही पैरामीटर के थ्रू करते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।